जिस सांप ने शेर खान को डसा था वो ऐसा ही सांप मालूम होता था जिसके जहर की तासीर सर्द खुश्क थी। इसका मतलब था शेर खान की चंद लम्हों की जिंदगी बाकी रह गई है, मगर वो ऐसी मौत मरने को हरगिज तैयार नहीं था। वो ज़बरदस्त कुव्वत इरादी का मालिक था। इसके अलावा ये बात भी इसके तहत शऊर में थी कि ये लोग इसे अभी जान से नहीं मारेंगे, तो फिर इस पर जहरीले सांप छोड़ने का क्या मतलब था। शेर खान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सर्द होने लगा था। वो पूरी कुव्वत इरादी के साथ इस आफत का मुकाबला कर रहा था। इसने अपनी जगह पर उछल उछल कर वर्जिश शुरू कर दी ताकि इस तरह से इसका खून गर्म रहे, लेकिन वो कब तक उछल सकता था। इसकी तबीयत गिरने लगी थी, जिस्म की हरकत सुस्त पड़ रही थी। वो बेइख्तियार सा होकर कोने में जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। वो अपने हाथों को जोर जोर से अपने सारे जिस्म पर रगड़ रहा था, लेकिन इसके हाथों की हरकत अपने आप हल्की पड़ती जा रही थी। इसे ये भी परेशानी थी कि कहीं कोई और सांप किसी तरफ से न निकल आए और इसको डस ले। 3 सांप तो वो मार चुका था। पिटारी में से इसने 6-7 सांप निकलते देखे थे। अभी तक कोई सांप कोने, खुदरे या सूखी घास में से नहीं निकला था। ये भी हो सकता था कि 2-3 सांप तहखाने की दीवार या छत के साथ चिमट गए और अचानक कोई सांप छत पर से इसके ऊपर गिर पड़े। अजीब परेशानी का आलम था। कोने में बैठे बैठे शेर खान ने महसूस किया कि इसके जिस्म की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। ये कोई मौजज़ा ही था, इसका इसे यकीन नहीं था, लेकिन इसका खून जो सर्द हो रहा था अब इसमें दोबारा हरारत आना शुरू हो गई थी। इतने में धप की आवाज़ के साथ छत पर से एक सांप इसके सर पर आन गिरा। शेर खान ने इसे उछलकर सांप को पकड़ने और हलाक करने की कोशिश की, मगर वो इसके हाथ नहीं आया। सूरज गुरूब हो रहा था और जीने पर ऊपर से जो दिन की रोशनी आ रही थी वो फीकी पड़ती जा रही थी। कुछ ही देर के बाद ये रोशनी भी गायब हो गई और तहखाने की कोठरी में अंधेरा हो गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक आदमी को अंधेरी कोठरी में बंद करके इस पर 6-7 सांप छोड़ दिए जाए तो इस आदमी का क्या हश्र होगा। इसके बावजूद शेर खान ने अपने होशो हवास को अपने काबू में रखा हुआ था। वो अंधेरे में इधर उधर देख रहा था कि किसी तरफ से कोई सांप तो इस पर हमला करने नहीं आ रहा। एक सांप की फंकार की धीमी धीमी आवाज़ इसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। फिर अचानक कोठरी में रोशनी हो गई। शेर खान ने देखा कि तहखाने की छत में लगा हुआ बिजली का बल्ब रोशन हो गया था। ये बल्ब बाहर से बटन दबाकर रोशन किया गया था। बल्ब की रोशनी में शेर खान को तहखाने में सब कुछ दिखाई देने लगा। सबसे पहले इसने छत की तरफ देखा। इसे कोई सांप छत के साथ चिमटा हुआ नजर न आया। दीवारों पर भी कोई सांप नहीं था। इसका मतलब था कि बाकी के सांप घास के अंदर छुपे हुए हैं और किसी भी वक्त इस पर हमला कर सकते हैं। जिस सांप ने शेर खान को डसा था, इत्तेफाक से इसके जहर की तासीर सर्दी थी और खुशकिस्मती से इसका जहर भी इतना ज़्यादा मोहलिक नहीं था। कुछ जहर के कम मोहलिक होने की वजह शेर खान की ज़बरदस्त कुव्वत इरादी थी, जिसकी वजह से इस पर सांप के जहर का हलाकत खेज़ असर नहीं हुआ था, लेकिन किसी दूसरे सांप का जहर हलाकत खेज़ हो सकता था। और अगर इसे किसी तरफ से अचानक निकल कर कोई ऐसा सांप काट लेता है जिसकी जहर की तासीर गर्म थी तो शेर खान का जिंदा बचना नामुमकिन था। खून दोबारा गर्म हो जाने के बाद शेर खान की जिस्मानी ताकत वापस आ गई थी। अब वो इस कोशिश में था कि कोई सांप इसे दिखाई दे जाए या इस पर हमला करे तो इसे पाँव से कुचल कर हलाक कर दे। बल्ब की रोशनी इसकी बड़ी मदद कर रही थी। इसने अपने पैर का एक बूट उतार कर अपने हाथ में ले लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि सांप किस तरफ से हमलावर होता है। वो सूखी घास को पाँव से हिलाकर सांपों को बाहर आने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन वो डरता था कि इस तरह से अगर बैक वक्त 4-5 सांप अचानक निकल आए तो वो किस किस से अपने आप को बचाएगा। सांप की फनकार की जो आवाज़ रही थी वो अब बंद हो गई थी। अचानक शेर खान ने देखा कि एक सांप घास में से निकलकर दीवार पर चढ़ रहा था। इसने पूरी ताकत से जूते की एड़ी इसके सर पर दे मारी। सांप वहीं से नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। शेर खान ने इस पर जूता बरसाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सांप मर गया। वो हिसाब जहन में रखता जा रहा था। इसने 4 सांप मार डाले थे। इनमें से सिर्फ एक सांप ने इसे डसा था, जिसके जहर का असर तकरीबन इसके खून में से ज़ायल हो चुका था। अब वो 5वें सांप की तलाश में था। 4 सांप मारने के बाद शेर खान को हौसला हो गया था कि अगर वो अपने होशो हवास काबू में रखे तो बाकी सांपों को भी हलाक कर सकता है। बिजली की रोशनी में से एक जगह से सूखी घास हिलती दिखाई दी। जूता इसके हाथ में था। इसने जरा सा आगे होकर जूते से घास को हिलाया। एक सांप फंकार मार कर इसके सामने आ गया। जैसे ही सांप सामने आया शेर खान ने पूरी कुव्वत से जूते की एड़ी इस पर दे मारी और इस वक्त तक जूता मारता रहा जब तक इसका असर नहीं कुचला गया। इसके हिसाब से अब सिर्फ 2 सांप ही बाकी रह गए थे, मगर ये 2 सांप कहाँ थे? ये 2 सांप कहीं भी हो सकते थे। किसी कोने में छुपे हुए हो सकते थे और इस जगह भी हो सकते थे जहाँ वो जूता हाथ में लिए खड़ा था। अभी वो यही सोच रहा था कि एक सांप इसके पाँव के करीब से ही बड़ी तेजी से घास में से निकलकर दीवार की तरफ बढ़ा और दीवार पर चढ़ने लगा, लेकिन वो शेर खान से बचकर नहीं जा सकता था। शेर खान ने ताबड़तोड़ जूते बरसाकर इस सांप को भी दीवार पर ही कुचल दिया। सांप मुर्दा होकर नीचे गिर पड़ा। वो 6 सांप मार चुका था। इसको यकीन था कि अब सिर्फ एक ही सांप बाकी रह गया है। एक सांप को वो चंद कदम इधर उधर चलकर तलाश कर सकता था। इसने पहले तो
फर्श पर फैली हुई सूखी घास का बड़े गौर से जायजा लिया। इसे किसी जगह भी घास हिलती हुई दिखाई न दी। इसने एक तरफ हटकर घास को आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू कर दिया। घास को हिलाते हुए वो एक एक फीट आगे बढ़ रहा था। एक जगह से शेर खान ने घास को जूते से हिलाया तो इसे फंकार की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से पीछे हट गया। सांप घास के अंदर ही रहा, बाहर ना आया। घास के अंदर ही छुपा वो फंकार रहा था। घास के अंदर जहाँ से सांप की फंकारने की आवाज़ रही थी, शेर खान ने एकदम से वहाँ पर जूतों की बारिश कर दी। तहखाने का आखिरी सांप भी मर गया। शेर खान को यकीन था कि वो आखिरी सांप ही था। इसके बाद तहखाने में खामोशी छा गई। किसी सांप के फंकारने की आवाज़ न आई। ये सांप इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम के हुक्म से तहखाने में छोड़े गए थे। इस सिलसिले में कमांडो शेर खान का ये अंदाज़ा गलत था कि ये सांप जहरीले हैं और इनके डसने से आदमी मर जाता है। अगर चीफ मालिक राम का इरादा शेर खान को हलाक करने का होता तो इनमें से सिर्फ एक जहरीला सांप ही इसे हलाक करने के लिए काफ़ी था। लेकिन हकीकत ये थी कि इन सातों के सातों सांपों में एक सांप भी जहरीला नहीं था। यह अलग बात है कि आदमी सांप के डसने की दहशत से मर जाता है, लेकिन इनके मामूली जहर से नहीं मर सकता। ये सांप खासतौर पर सपेरों से कहकर मंगवा कर रखे जाते हैं, जिनके जहर से आदमी मर नहीं सकता। इनके जहर की तासीर इतनी ही थी जितनी तासीर 4-5 शहद की मक्खियों के लड़ने के जहर की होती है। लेकिन यह भी हकीकत थी कि शेर खान से पहले इंटेलिजेंस चीफ ने जिन खतरनाक मुलजिमों पर यह तरीका आजमाया था, इनमें से 3 सिर्फ सांप के काटने की दहशत से मर गए थे। लेकिन कमांडो शेर खान की चट्टान जैसी कुव्वत इरादी और अपने अल्लाह पर भरोसा और ईमान की कुव्वत ने इसे बचा लिया था। रात के 10 बजे के करीब 2 मुसल्ले संतरी कमांडो शेर खान के लिए 2 जली हुई चपातियाँ और पतली दाल का प्याला पानी का डब्बा लेकर आए तो इनके साथ एक सपेरा भी था। एक सिपाही ने सांपों की खाली पिटारी उठा रखी थी। दोनों संतरी या सिपाही जीने में ही खड़े हो गए, जबकि सपेरे ने पिटारी लेकर जमीन पर रख दी और बीन बजानी शुरू कर दी। यह सपेरा इन सांपों को वापस पिटारी में बंद करने के लिए बीन बजा रहा था। कमांडो शेर खान चुपचाप बैठा ये तमाशा देखता रहा। जब काफ़ी देर तक बीन बजाने के बावजूद कोई सांप नमूदार न हुआ तो सपेरे ने बीन बजानी बंद कर दी और सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, महाराज लगता है सांप यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ चले गए साले? एक सिपाही ने सपेरे को गाली देकर कहा। सपेरे ने कहा, महाराज पता नहीं कहाँ चले गए, अगर यहाँ होते तो अब तक बाहर आ गए होते। दूसरे सिपाही ने कहा, बे साले आगे जाकर घास में ढूंढ, तेरे बापू घास में छुपे होंगे। सपेरा समझ गया था कि सांप तहखाने में कहीं नहीं है, घास के अंदर भी नहीं है। अगर होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके बीन बजाने पर बाहर ना आते। लेकिन सिपाहियों का हुक्म पूरा करने की खातिर इसने घास को इधर उधर खंगालना शुरू कर दिया। पहले एक सांप की लाश निकली। सपेरे ने चौंक कर कहा, महाराज ये तो मर गया है। इसके बाद सातों के सातों सांप मरे हुए सांप बरामद हुए। सिपाहियों ने कमांडो शेर खान को गाली दी तो शेर खान ने उठकर एक सिपाही के मुंह पर इतने जोर से मुक्का रसीद किया कि वो पीछे जा गिरा। दूसरे सिपाही ने राइफल की नाली शेर खान की तरफ कर दी और बोला, मुझे तुम्हें अभी जिंदा रखने का हुक्म ना होता तो मैं सारी गोलियां तेरे बदन से पार कर देनी थी। पहले सिपाही ने उठकर शेर खान को मुक्का मारना चाहा तो शेर खान ने इसकी गर्दन इस तरह अपने बाजू के शिकंजे में ले ली कि इसकी चीखें निकलने लगी। शेर खान ने इसे परे धकेल दिया, अगर फिर कभी मुझे गाली देने की जुर्रत की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमांडो शेर खान की दलेरी और ताकत के मुजाहरे से दोनों सिपाहियों की तबीयतें ठिकाने पर आ गई थी। अगरचे वो खुद जराइम पेशा और सजा याफ्ता थे, मगर समझ गए थे कि इनका वास्ता किसी मामूली आदमी से नहीं पड़ा है। सपेरे ने सांपों की लाशें पिटारी में बंद कर ली। सिपाही शेर खान के आगे पानी का डब्बा और दाल रोटी रख कर वापिस चले गए और जाती दफा तहखाने के ऊपर वाले दहाने को आईनी सलाखों वाली जालीदार दरवाजे को बंद करते गए। जब अगले रोज़ इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम को यह खबर पहुंची कि शेर खान ने 7 सांप हलाक कर दिए हैं तो इसने सिपाहियों से कहा, इस पर आज की रात फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करो। याद रखो, इस आदमी को मौत के इतना करीब ले जाओ कि इसे यकीन हो जाए कि ये अब जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन इसे अभी मारना बिल्कुल नहीं है। इसे आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक इस वक्त तक जिंदा रखना है जब तक ये अपने साथियों के बारे में नहीं बता देता। अगर सांपों के काटने की दहशत को इसने हजम कर लिया है तो फार्मूला नंबर 2 की अजियत इसे ज़रूर जुबान खोलने पर मजबूर कर देगी। इसे सारी रात लटकाए रखो, मैं सुबह को आकर इससे बात करूँगा। मुझे यकीन है फार्मूला नंबर 2 को वो हजम न कर सकेगा और हमें सब कुछ बता देगा। जाओ, सूरज गुरूब होते ही इसे ले जाओ। इस काम के लिए इन ही 4 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई जिन्होंने कमांडो शेर खान को तहखाने में बंद करके इस पर सांप छोड़े थे। सूरज गुरूब होने के बाद शेर खान को हथकड़ी लगाकर और पाँव में लोहे के मोटे कड़े डालकर तहखाने से निकाला गया। इसे एक छकड़े पर बिठा दिया गया। 2 मुसल्ले सिपाही इसके दाएं बाएं बैठ गए। 2 सिपाही छकड़े के पीछे पीछे निगरानी की खातिर चलने लगे। छकड़े के आगे एक बैल जुता हुआ था। गाड़ी बान बैल को चला रहा था। ये गाड़ी बान भी सुकीलगढ़ टॉर्चर सेंटर का मुलाजिम ही था। छकड़ा जंगल में दरख्तों के नीचे एक तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। कमांडो शेर खान को कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं और
वहाँ ले जाकर इसके साथ किस किस्म का वहशियाना तशद्दुद करने वाले हैं। जंगल में एक जगह बांस के दरख्तों के पास छकड़ा रुक गया। शेर खान को चलाकर एक बहुत बड़ी मिट्टी के तोदे के पास ले जाया गया। इस तोदे के पहलू में बांसों का एक बहुत बड़ा झुंड था। वहाँ पहले से एक आदमी खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। यह आदमी जंगली लगता था। इसने बांस के दरख्तों के दरमियान एक जगह को 5 मुरब्बे फीट के करीब साफ कर दिया हुआ था। शेर खान को वहाँ लाकर बिठा दिया गया। 2 मुसल्ले सिपाही राइफलें ताने इनके पास खड़े हो गए। जंगली आदमी को मुखातिब करते हुए एक हवालदार संतरी ने पूछा, क्यों बेस जगह तलाश कर ली तुमने? जंगली आदमी ने कहा, हाँ महाराज, यहाँ से बांस की शाख जमीन के अंदर से फूटी हुई है, आप खुद आकर देख लें। हवालदार संतरी 2 कदम चलकर इस जगह बैठ गया जहाँ जंगली आदमी ने इशारा किया था। इसने झुककर देखा कि जमीन के नीचे बांस की एक नुकीली कोम्पल थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। जंगली आदमी ने छकड़े पर रखे हुए लकड़ी की मोटी मेख और हथौड़ा और रस्सियां उठाई और इस जगह आ गया जहां बांस की कोम्पल फूटी हुई थी। इसने अंदाजे से चारों तरफ एक एक मेख जमीन में इस तरह गाड़ दी कि वो आधी जमीन के अंदर और आधी जमीन से बाहर थी। संतरी हवालदार ने सिपाहियों से कहा, इस भोपट डाकू को यहाँ लाकर लटका दो। शेर खान की समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके हथकड़ी लगा दी गई थी। दोनों पाँव में लोहे के मोटे कड़े थे। राइफलों की नोक पर इसे ज़मीन पर इस तरह लिटा दिया गया कि ज़मीन से फूटी हुई बांस की कोम्पल की सुई इसकी कमर के बिल्कुल दरमियान में आ गई थी। सबसे पहले इसके दोनों पाँव रस्सियों से 2 मेखों से कसकर बांध दिए गए। इसके बाद इसकी हथकड़ी खोलकर इसके दोनों हाथ भी रस्सियों से ऊपर वाली 2 मेखों के साथ बांध दिए गए। कमांडो शेर खान बांस के दरख्तों के नीचे इस तरह लेटा हुआ था कि इसके दोनों बाजू और टांगें फैली हुई थी और इसे अपनी कमर में कमीज के नीचे बांस की सख्त कोम्पल की नोक की चुभन महसूस रही थी। इसके दोनों हाथ और पांव रस्सियों से मेखों के साथ इस तरह बांध दिए गए थे कि दोनों हाथ पांव को झटका तो दूर की बात थी, वो इन्हें 1 इंच भी आगे पीछे हरकत नहीं दे सकता था। जब कमांडो शेर खान को जमीन पर पूरी तरह से जकड़ कर लिटा दिया गया तो जंगली आदमी राम राम करके चला गया। 2 संतरी भी छकड़े पर बैठकर वापस चले गए। वहाँ सिर्फ 2 संतरी रह गए थे। ये दोनों राइफलें संभाले कुछ देर इधर उधर टहलते रहे। फिर शेर खान के करीब आकर इसे गौर से देखा और इनमें से एक ने कहा, अरे भैया, भोपट डाकू बनने की कोशिश न करो, अब भी वक्त है, अपने साथियों के बारे में बता दो, वरना सुबह तुम्हारी यहाँ लाश मिलेगी। कमांडो शेर खान ने कोई जवाब न दिया। दूसरे संतरी ने कहा, भैया खुदकुशी न करो, कह दो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, हम अभी तुम्हें यहाँ से उठाकर वापस ले जाएंगे। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारी मौत कितनी तकलीफ वाली और दर्दनाक होगी। कमांडो शेर खान ने फिर भी कोई जवाब न दिया। इसकी खामोशी को नीम रजामंदी तस्वुर करते हुए जब पहले संतरी ने कहा, शाबाश भैया, हाँ कह दो, तुम्हारी जान बच जाएगी, तब शेर खान ने कहा, मुसलमान मुजाहिद मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत इससे डरती है। मैं अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। संतरी ने कहा, तुम मरना ही चाहते हो तो जाओ मरो, हम तुम्हारी मौत का मज़े से तमाशा देखेंगे। ये हकीकत है कि कमांडो शेर खान की समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इसे किस तरीके से मारना चाहते थे। आखिर वह यही समझा कि इसे इसी तरह ज़मीन पर बांधा भूखा प्यासा मारेंगे। इससे ज़्यादा इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये ख्याल ज़रूर इसे परेशान कर रहा था कि आखिर इन लोगों ने ज़मीन पर इस जगह क्यों लिटा कर बांधा गया है जहाँ ज़मीन के अंदर से बांस की कोम्पल फूटी हुई है और इस कोम्पल की सुई की चुभन इसकी कमर में बाकायदा महसूस रही है। यहाँ ज़रूरी मालूम होता है कि इस बात की थोड़ी सी तशरीह या वजाहत कर दी जाए कि तशद्दुद बल्कि मौत की सज़ा देने का ये तरीक़ेकार आखिर है क्या। ये हकीकत है कि तमाम दरख्तों में से बांस की दरख्त की कोम्पल सख्त और तीखी होती है। दूसरी हकीकत ये है कि बांस की कोम्पल ज़मीन में से सल निकालने के बाद बिल्कुल सीधी बढ़ती है और बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। कदीम ज़माने में राजा और बादशाहों ने कत्ल के किसी मुजरिम या अपने किसी दुश्मन को अजियतनाक तरीके से मौत की सज़ा देनी होती थी तो इस शख्स को बांस के दरख्त के नीचे किसी ऐसी जगह औंधा करके लिटा दिया जाता था जहां ज़मीन के अंदर से बांस की ताज़ा कोम्पल फूटी हुई होती थी। एहतमाम ख़ास तौर पर किया जाता था कि बांस की कोम्पल की नोक मुजरिम की नाफ के ऐन नीचे हो। इसके बाद मौत की सज़ा पाने वाले के चारों हाथ पैर इस तरह से बांध दिए जाते थे कि वो ज़रा सी भी हरकत न कर सके। इसके बाद एक अजियतनाक मौत का अमल शुरू हो जाता था। कहा जाता है कि बांस की सख्त और सुई जैसी कोम्पल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से नहीं निकलती बल्कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एकदम से बाहर को निकलती रहती है। जैसे जैसे बांस की ये तीखी कोम्पल ज़मीन से बाहर आती है वो नीचे से मोटी होती जाती है। सारी रात ये कोम्पल मुजरिम की नाफ के अंदर धंसती चली जाती है और अजियतनाक मौत का शदीद कुर्ब लम्हा बलम्हा बढ़ता चला जाता है। मौत के शिकंजे में जकड़ा हुआ बदनसीब इंसान सारी रात अजाब में मुब्तला रहता है, बिलबिलाता रहता है, कराहता और चीखता रहता है। इसे इस तरीके से बांधा गया होता है कि वो दर्द की शिद्दत से तड़प भी नहीं सकता कि शायद तड़पने से ही दर्द कम हो जाए। सुबह के वक्त जब बादशाह आकर इसे देखता है तो बांस की कोम्पल एक नेज़े की तरह इसकी कमर से बाहर निकली होती थी और बदनसीब इंसान मर चुका होता था।
इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम ने तारीख की किसी किताब में मौत की सज़ा देने का ये वहशियाना तरीका पढ़ लिया था। चुनाचा अपने टॉर्चर सेंटर में वो जिन्हें हलाक करना होता था इन्हें इसी फार्मूले से हलाक करता था। लेकिन कमांडो शेर खान को चूंकि अभी हलाक करने के ऑर्डर नहीं हुए थे, इसलिए इसे इतनी रियायत दी गई थी कि बांस की कोंपल जब इसकी कमर में खाल की ज़रा सी अंदर जाए तो इसको एक बार फिर मौका दिया जाए कि वो अपने साथियों के नाम पते बता दे। जंगली आदमी जिसने कमांडो शेर खान को लिटाया था, चीफ मालिक राम को बता दिया था कि रात के 11 और 12 बजे के दरमियान बांस की कोंपल मुजरिम की कमर की खाल के अंदर चली गई थी। चुनाचा रात के 11 और 12 के दरमियान मालिक राम जल्लाद ने वहां आकर कमांडो शेर खान को एक बार फिर जुबान खोलने पर राजी करने की कोशिश करनी थी, मगर इस सिलसिले में कमांडो शेर खान को कुछ नहीं बताया गया था। इसे यही कहा गया था कि वो मरने के लिए तैयार हो जाए, अब इससे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। एहतियात से काम लेते हुए इस ख्याल के पेश नज़र कि शेर खान की मौत ना वाक़ई हो जाए, एक तो इसे पेट के बल बांस की कोंपल के ऊपर नहीं लिटाया गया था, दूसरा बांस की कोंपल को इसकी कमर पर इस जगह पर रखा गया था कि जहाँ अगर बांस की कोंपल इसके जिस्म की थोड़ी सी अंदर भी चली जाए तो इसकी मौत वाक़ई ना हो, ज़ख्मी बेशक हो जाए। कमांडो शेर खान की हालत ये थी कि वो बांस के दरख्तों के नीचे नंगी और गीली ज़मीन पर चित लेटा हुआ। इसके हाथ पांव रस्सियों से मेखों के साथ बंधे हुए थे। इसकी कमर की बाईं जानिब से हल्की सी चुभन बराबर महसूस हो रही थी। वो यही समझ रहा था कि इसकी कमर के नीचे कोई कांटा इत्तफाक से आ गया है जो इसे चुभ रहा है। वो यही समझा हुआ था कि इसे यही अजियत दी गई है कि वो सारी रात बंधे हुए हाथ पाँव के साथ ज़मीन पर इस तरह सीधा पड़ रहे कि ज़रा सी भी हरकत न कर सके। दोनों सिपाही राइफलें थामे इसे चंद गज के फासले पर खड़े इसे देख रहे थे। फिर वो आपस में बातें करते हुए टहलने लगे। इसके बाद वो एक दरख्त के नीचे लकड़ी के स्टूलों पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। शाम का सुरमई धुंधल का आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे में घुल मिल रहा था। एक सिपाही उठा और इसने शेर खान के सिराने की जानिब एक पत्थर रखकर इस पर बड़ी मोमबत्ती रोशन कर दी। शेर खान का जकड़ा हुआ जिस्म जैसे अकड़ गया था, वो सिर्फ अपनी गर्दन ही हिला सकता था। अचानक इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी कमर में जहाँ कांटे की हल्की चुभन महसूस रही थी वहाँ किसी चिमटी ने काटा हो, मगर ये चिमटी ने नहीं काटा था, बल्कि बांस की कोंपल की सख्त सुई जमीन के अंदर से थोड़ी सी बाहर निकलकर शेर खान की कमर की खाल में घुस गई थी। चुभन ना तो कम हो रही थी न बढ़ रही थी, एक सतह पर आकर रुक गई थी। शेर खान सोचने लगा कि अगर किसी चिमटी ने काटा हो और इस जगह को खुजला ना जाए तो दर्द की चुभन थोड़ी देर के बाद अपने आप गायब हो जाती है। एक ऐसी चुभन है कि मुसलसल एक ही सतह पर बरकरार है। जंगल में बड़ी वहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। दोनों संतरी बातें करते करते खामोश हो गए थे। अंधेरे में शेर खान को इनके साए ही नजर आ रहे थे। रात गुजरती जा रही थी। शेर खान की कमर में चुभन की लहर मुसलसल जारी थी और इसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया था और वो हैरान हो रहा था कि ये मामला क्या है। कभी इसे ख्याल आता कि एक चिमटी बार बार इसकी कमर पर काट रही है, कभी वो सोचता कि शायद वो कांटा जो इसकी कमर के नीचे आ गया था इसकी कमर में घुस गया है। कोई एक शय वाज़े होकर इसके जहन में नहीं आ रही थी। रात शायद घंटा डेढ़ घंटा मजीद गुजर गई थी कि अचानक चुभन की तकलीफ एकदम से बढ़ गई। शेर खान को लगा कि इसे चिमटी ने इसकी कमर पर इस दफ़ा बड़े ज़ोर से काटा है। ऐसी कोई बात नहीं थी। बात ये थी कि जिसे आप भी समझ गए होंगे कि कुदरत के निज़ाम के तहत बांस की कोंपल जोश नमू में ज़मीन के अंदर से थोड़ी सी और निकल कर शेर खान की खाल में घुस गई थी। डेढ़ घंटे के वक्फे के बाद बांस की तीखी कोंपल ज़मीन में से थोड़ी सी और बाहर निकल कर ऐसे शेर खान की कमर में मजीद घुस गई जिस तरह इंजेक्शन लगाया जाता है। इस वक्त शेर खान को महसूस होने लगा कि मामला कुछ और ही है। इसकी कमर का वो हिस्सा जहां बांस की कोंपल घुसी हुई थी ऐसे जकड़ा गया था जैसे किसी ने शिकंजे में कस दिया हो। अब शेर खान को अपनी कमर में खाल के अंदर किसी लंबे कांटे की मौजूदगी का बाकायदा एहसास होने लगा था। इस वक्त शेर खान पर यह राज खुला कि इसको बांस की किसी कोंपल के ऊपर लटकाया गया है और ज़मीन के अंदर से बांस की कोंपल बाहर निकलकर इसके जिस्म में दाखिल हो रही है। इसे मालूम था कि सुबह तक बांस की कोंपल नेज़े की तरह इसके जिस्म से बाहर निकल चुकी होगी और वो ख़त्म हो चुका होगा। इसका मतलब था कि इंटेलिजेंस चीफ ने इसे हलाक करने का फ़ैसला कर लिया हुआ था। अब जो भी फ़ैसला हुआ था, कमांडो शेर खान इस फैसले के ख़िलाफ़ मुदाफ़त या मुज़ाहमत करने की पोजीशन में नहीं था। इसने दो एक बार पाँव को झटकने की कोशिश की कि शायद इस तरह से इन मेखों को उखाड़ सके जिसके साथ इसके पाँव और हाथों को बांधा गया था, मगर इसे इस तरीके से जकड़ा गया था कि वो अपने हाथ पाँव को झटक नहीं सकता था। इस वक्त रात आधी गुजर चुकी थी। कमांडो शेर खान ने चीते लेटे लेटे देखा कि दूर जंगल के दरख्तों में किसी गाड़ी की बत्तियां रोशन हो गई हैं और ये रोशनी करीब आ रही है। अभी से गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी आने लगी थी। फिर एक जीप वहां आकर खड़ी हो गई। जीप की बत्तियां बुझाई नहीं गई थी बल्कि रोशन ही रखी गई थी। शेर खान ने देखा कि जीप में से दो मुसल्ले गार्ड के साथ चीफ मालिक राम उतरा है और आहिस्ता आहिस्ता चल कर इसके करीब आकर खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।